में मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन प्रोसेस समझाया था। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो हमने कल पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है कि हम ऑक्सीजन को जब एक्वायर करें फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट एंड वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना हो। दैट मीन्स जब हम ऑक्सीजन को अपनी सेलुलर नीड्स के लिए और जो हमने न्यूट्रिशन में फूड ऑब्टेन करा था उसको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसे जब हम एक्वायर करते हैं उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हमने टेस्ट ट्यूब में लाइव वाटर लिया एंड देन उसमें हम लोगों ने ब्रीथ करा थ्रू अ पाइप। तो ब्रीथ करने के बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई कि जो हमारा सोल्यूशन था वो मिल्की हो गया था। इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने अपने रिजल्ट को फॉर्मुलेट करा कि हमारी CO2 जो होती है वो एलिमिनेट होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमें फूड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो हम किस किस मेथड में ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है विच इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो अब जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एंड आप लोगों को इसे इसी फॉर्म में लिखना है अपने नोट्स में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये ग्लूकोज ऑब्टेन कैसे किया कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमने फूड ऑब्टेन किया था उस फूड को जब ब्रेक किया हम लोगों ने तो हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन हुई। तो ये जो ग्लूकोज है दैट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, हमें इसका फॉर्मूला भी पता है C6H12O6। तो जब ये ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में होता है तो वो पाइरूवेट में ब्रेक हो जाता है विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पाइरूवेट के साथ हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती है। तो हमने देखा कि ग्लूकोज जब पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तब ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है दैट व्हेन ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू द पाइरूवेट व्हिच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्रोसेस। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी साइटोप्लाज्म। तो अब हम पाइरूवेट को जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको 3 डिफरेंट वेज में यूज करके अपने पास एनर्जी की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। सो फर्स्ट वे इज जिसे हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाएंगे, दैट मीन्स जो कि यीस्ट की प्रेजेंस में होगा। तो जब हमारा पाइरूवेट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रोडक्ट्स बनाएगा तो हम उसे कहेंगे कि जो प्रोसेस हुआ है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो दैट मीन्स कि हमारा when our pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide with the release of energy in the presence of yeast we call that respiration as anaerobic respiration। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पाइरूवेट जो अब हमारे 3 मेथड्स में डिफरेंशिएट होता है एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है वो सिर्फ इन कंडीशन के चेंजेस की वजह से ही बना पाता है। सेकेंड केस देखेंगे तो अगर हमने अपने पाइरूवेट को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक्ट करवाया तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी के प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो हमें पता लगा दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक हो गई एनारोबिक और दूसरी हो गई एरोबिक। तो ये दोनों हमारे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। एनारोबिक में देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हमारे एरोबिक में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो हमारे डिफरेंट वेज हो गए एंड इनके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट आए हैं। एब्सेंस ऑफ O2 में हमारे पास इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आया विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड ये जो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। सेकेंडली जब हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरूवेट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है तो वो यीस्ट में होता है। थर्डली जब हमारा पाइरूवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्ड मेथड जो होगा हमारा इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक बॉय है, ये काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम जब उसकी स्वेटिंग एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा तो उसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा फॉर प्रोसेसिंग एंड उसके पास जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी उसकी बॉडी को उस वक्त चाहिए तो हम कहेंगे कि दैट इट इज द केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है एंड इट यूजुअली हैपन्स विद द स्पोर्ट्स पीपल बिकॉज दे एक्सरसाइज अ लॉट।
तो हमारे पास जब पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में दैट इज इन मसल सेल्स में एक्ट करेगा तो हमारे पास लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एंड जो लैक्टिक एसिड है हमारा वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो हम लोगों को सारे प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए कि पायरूवेट को किस कंडीशन में रख के कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये हमारे हो गए तीनों केसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक नोट है जो हमें याद रखना है, दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज मोर इन एरोबिक रेस्पिरेशन दैन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एंड ये हम देख भी सकते हैं कि उसमें प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की, तो हमारे पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा वाटर की प्रोडक्शन एंड एनर्जी की प्रोडक्शन होती है एज कम्पेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी है ये कैसे यूज करेंगे हम। इट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड ये जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल है इसे हम हमारे एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो हम कहेंगे एटीपी। एंड ये जो एटीपी है ये सिंथेसाइज कैसे हुआ, इट इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इन अबव 3 प्रोसेसेस। तो ये हम कुछ एटीपी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट तो मैंने बता दिया दैट इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट इज, अब हम देखते हैं कि हमारा एटीपी सिंथेसाइज होता कैसे है। तो जो एटीपी होता है जब वो फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड तो वो हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए दैट एडीपी विद द फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गिव्स अस एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक और पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि जो फॉस्फेट है, जो फॉस्फेट की लिंकेज होती है एट द एंड वो ब्रेक हो जाती है। और वो ब्रेक कैसे होती है, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है एंड वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये वैल्यू हम लोगों को याद होनी चाहिए। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि देयर आर 3 मेथड्स इन विच वी कैन यूज पायरूवेट टू गेट आर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंडली हमने ये पढ़ा दैट विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो कि एटीपी होता है। एंड एटीपी की मदद से हमारी बॉडी में जितने भी सेलुलर नीड्स होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए एंड जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल ही प्रोवाइड करता है। हमने फिर पढ़ा कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। इट इज सिंथेसाइज्ड व्हेन एडीपी रिएक्ट्स विद फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी gives us the ATP molecule। एंड ये जो ADP है ये फॉस्फेट के साथ जो लिंक फॉर्म करता है हम उसे ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। एंड जो उसमें एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 30.5 किलो जूल पर मोल की। तो ये हो गया हमारे ATP एंड एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एंड इस एक्सपेरिमेंट को भी आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है कि वो मिल्की टर्न हो जाएगा। एंड वो मिल्की क्यों होगा, क्योंकि उसमें CO2 की प्रेजेंस हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिलेटेड। तो फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो प्लांट्स के ब्रीदिंग रेट कैसे होता है वो पढ़ते हैं। तो जब रात को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो CO2 एलिमिनेशन जो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी प्लांट्स कर रहे होते हैं, दैट मीन्स CO2 को एलिमिनेट कर रहे होते हैं वो लोग rather than उसे यूज करने के लिए। whereas on the other hand जब डे टाइम होता है तो वही CO2 वो यूज करते हैं अपने प्रोसेस के लिए, दैट इज फोटोसिंथेसिस में। एंड ऑक्सीजन रिलीज करने का उनकी मेजर इवेंट होता है डे टाइम में। सो दीज आर 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं ब्रीदिंग के रिलेटेड टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ब्रीदिंग रेट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इन एयर। तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है इन वाटर वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन लेवल इन द एयर। तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल से। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फिशेस का। तो फिशेस क्या करती है, वो वाटर को अपनी बॉडी में माउथ से एंटर करवाती है। देन वही वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो गिल्स के पास तक जाता है एंड देन वही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड जो होता है उनका यूज कर लेता है फॉर द अदर पार्ट्स।
तो इसीलिए हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा ब्रीदिंग का इन केस ऑफ द फिशेस। तो फिशेस के केस में पहले वो माउथ से हम अपने वाटर को एब्जॉर्ब करती है, देन वही वाटर जो जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड है वो गिल्स तक पहुंचता है, एंड देन जो ब्लड है वो उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है। तो अब हम लोग अपने ह्यूमंस के ब्रीदिंग रेट की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उस सरफेस को हम लोग कहते हैं कि वो डेलिकेट एंड फाइन टेक्सचर का है, एंड इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी। सो द सरफेस वेयर देयर इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, दैट सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट एंड इट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हम सबको पता होने चाहिए फॉर आवर नॉलेज। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ब्रीदिंग प्रोसेस। तो हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस को पॉइंट्स में समझेंगे, तो आप लोग भी इसी वे में ब्रीदिंग प्रोसेस के पॉइंट्स को लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट इज जो एयर है वो हमारी नॉस्ट्रिल से एंटर करती है, एंड देन जो एयर एंटर करती है वो फिल्टर कर दी जाती है बाय द हेयर्स प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल्स, एंड जो म्यूकस होता है वो नॉस्ट्रिल को लाइन करता है। तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में हेयर एंड म्यूकस की प्रेजेंस होती है जो कि हमारी एयर को फिल्टर करने में हेल्प करती है। थर्ड प्रोसेस इज कि वही एयर जो है वो थ्रोट से हमारी लंग्स में एंटर करती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट व्हाट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक यूज दे रखा है जो हमें पता होना चाहिए। दैट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंश्योर्स दैट एयर पैसेज डजंट कोलैप्स। तो ये हमारे पास यूज है एंड एडवांटेज है ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हमें पता होनी चाहिए, एंड ये हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंश्योर्स दैट एयर पैसेज डजंट कोलैप्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी लंग्स में एंटर करने के बाद जो एयर है वो एल्वियोलाई जो है वो लंग्स के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पर ही हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई इज दैट सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन दी लंग्स, एंड उनका स्ट्रक्चर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलाई की जो वॉल्स है वो ब्लड वेसल्स कंटेन करती है जो कि हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। तो आगे बढ़ते हैं कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशन होती है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि जो हमारी रिब्स है वो लिफ्ट अप हो जाती है। सेकेंड इज जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमें पता होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी लिप्स लिफ्ट हो जाती है, डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इन द प्रोसेस इज कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन से एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ऑक्सीजन को हमारी एल्वियोलाई से सेल्स तक लेके जाता है, एंड जिन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन तक ट्रांसपोर्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि हमारे लंग्स में हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होती है ताकि हमें इनफ टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए अपने ब्लड में, एंड उनको सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस है कि कैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स से लेकर लंग्स तक जाती है एयर, एंड वहाँ पर प्योरीफाई होती है, एंड प्योरीफाई होने के बाद वो कैसे हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुँचती है। तो हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टिश्यूज तक। तो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं एक तो टिश्यूज़ के लिए, एंड वो हमारे प्रोसेस को ईजी भी कर देते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हेमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, एंड हेमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ही इजीली बाइंड कर जाता है हेमोग्लोबिन से, एंड उसकी मदद से हमारे टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल में प्रेजेंट है, तो इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल में हमारे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब एक लास्ट नोट जो हमें पता है कि जो CO2 है वो मोर सॉल्युबल होता है दैन दी ऑक्सीजन, एंड उसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही होती है। तो ये हमारा हो गया पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ कि हमारी जो एयर है वो नॉस्ट्रल से एंटर करती है, देन वो फिल्टर होती है बाय द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन दी नॉस्ट्रल पैसेज,
देन थर्ड इज कि वही एयर हमारे थ्रोट से लेकर लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है, एंड इन दी थ्रोट हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं विच इंश्योर दैट एयर पैसेज डजंट कोलैप्स। एंड देन आफ्टर एंटरिंग इन दी लंग्स, जो लंग्स में हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं विच इज़ द सर्फेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो हमारे हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, एंड वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। एल्वियोलाई की वॉल जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट करती है अपने अंदर, जो कि सेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस पे हेल्प करते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे रिब्स लिफ्ट अप हो जाते हैं एंड डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गन से लेकर एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करवाता है एंड ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिर हमने रेजिडुअल वॉल्यूम के पॉइंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रीड करा कि वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यूज तक, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स आवर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईजी। एंड ह्यूमन बॉडी में हेमोग्लोबिन इज दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये हमारे पास हेमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी भी होती है ऑक्सीजन के रिलेटेड, जो कि हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड में। इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म। तो ये हमारा हो गया पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस, एंड दिस कंप्लीट्स आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है लाइफ प्रोसेसेस में।